नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना थापा और आज का मेरा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी इज़ द एक्चुअल सेंट्रल वैल्यू और स्कोर ऑफ अ ग्रुप। किसी समूह का ये केंद्रीय मान कहलाया जाता है। और उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई समूह है जिसमें 30 बच्चे हैं और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स में उन बच्चों ने टेस्ट दिया और उनके स्कोर्स हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं। अब अगर हम उसकी एवरेज स्कोर कैलकुलेट करते हैं, उस एवरेज स्कोर की कंपैरिजन हम उस एक इंडिविजुअल बच्चे की जो स्कोर है उसके साथ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कंपेयर कर सकते हैं एवरेज स्कोर को या सेंट्रल वैल्यूज़ को अलग अलग समूहों के साथ में। वो एक ही क्लास के समूह हो सकते हैं या अन्य क्लासों के समूह के साथ हो सकते हैं या एक ही विद्यालय के अलग अलग क्लासों के समूह के साथ भी उन स्कोर्स को कंपेयर किया जा सकता है, या आप उसको उन स्कोर्स को अलग अलग विद्यालयों के अलग अलग क्लासेस के स्कोर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जो प्रमुख जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं हम लोग, उसमें प्रमुखतः हम लोग मीन, मीडियन और मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। जब भी सेंट्रल टेंडेंसी को निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्केल है, डेटा ऑन नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल बेसिकली जहाँ पर हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं, तो डेटा यहाँ पर क्वालिटेटिव नेचर में होता है और हम जो अलग अलग जो केसेस या स्कोर्स को जो हम लोग काउंट कर रहे हैं उसको अलग अलग कैटेगरीज़ में बांटते हैं। इसी वजह से जब डेटा नॉमिनल स्केल में होता है तो हम मोड का इस्तेमाल करते हैं। मोड क्या है? मोड इज़ द एक्चुअल मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम या स्कोर ऑफ द ग्रुप। तो जो भी डेटा है जिसको हमने कैटेगराइज किया है उसकी हम फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन करेंगे और जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही उस ग्रुप का मोड कहलाया जाएगा। इसीलिए नॉमिनल स्केल में जो भी डेटा होता है वह उससे हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, डेटा ऑन ऑर्डिनल स्केल। यहाँ पर जो स्कोर्स होते हैं, डेटा जो होते हैं वह या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जो हम निकालते हैं वह एक ऐसे पॉइंट को लोकेट कर निकालते हैं जो कि उस पूरे जो भी डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वह इक्वल पार्ट्स में, इक्वल 2 हाफ्स में वो डिवाइड करता है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम निकालते हैं। इसीलिए यहाँ पर मीडियन का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मीडियन एक पॉइंट है स्केल ऑफ मेजरमेंट में जिसके बिलो और जिसके ऊपर अबव वहाँ एग्जैक्टली 50% केसेस लाई करते हैं। तो वो एग्जैक्टली वो पॉइंट है जिसके अबव एंड बिलो 50% ऑफ केसेस रखे जाते हैं। मीडियन इसीलिए कहा जाता है कि मीडियन एक पॉइंट है, वह एक स्कोर नहीं है या एक पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है, बल्कि वह उस जो मेजरमेंट का जो स्केल है उसका वह एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अब नेक्स्ट जो आया उसमें आया डेटा ऑन इक्वल इंटरवल स्केल। जब डेटा को प्रेजेंट किया जाता है क्लास इंटरवल में तो वहाँ पे बेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो यूज़ की जाती है सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए, वहाँ पर मीन का प्रयोग किया जाता है। मीन डिस्ट्रीब्यूशन का जो निकाला जाता है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा पॉइंट है उस स्केल ऑफ मेजरमेंट में जो कि हम निकाल सकते हैं जब हम सारे स्कोर्स को टोटल करेंगे, उनका सम निकालेंगे और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ स्कोर्स से, तो हमारा मीन निकलता है।
तो इसीलिए मीन को एक सबसे अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। तो ये मीन मीडियन मोड को हम विस्तार से आगे की स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम मीन की बात करें तो मीन क्या है, मीन कौन से स्केल में प्रेजेंट किया जाता है, वो है इंटरवल स्केल में, और इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। और मीन को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है जिसका नाम है m = सिग्मा x अपॉन n, जहाँ सिग्मा x का मतलब है सम ऑफ ऑल स्कोर्स या वैल्यूज़। टोटल करना है हमने, सम करना है जितने भी स्कोर्स हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको, और n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं। तो मीन जो कैलकुलेट किया जाता है वो दोनों प्रकार के डेटाज़ में कैलकुलेट किए जाते हैं, अनग्रुप्ड डेटाज़ में भी और ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा जैसे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने समझाया था कि अनग्रुप्ड डेटाज़ होते हैं जो कि आप जिसको डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास इंटरवल फॉर्म में नहीं डालते हैं, और ग्रुप डेटाज़ वो होते हैं जिसको आपने क्लास इंटरवल फॉर्म में आपने डाला है। तो एक एक करते हुए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले बात आई कि हम अनग्रुप्ड डेटा अगर हमारे पास में है तो हम उसका कैसे मीन निकालेंगे। तो जैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि सारे जितने भी स्कोर्स होंगे उन सभी को ऐड करना होता है और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ रॉ स्कोर से। जैसे यहाँ पे 10 बच्चों के स्कोर्स दिए गए हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, और यहाँ पे अलग अलग स्कोर्स हैं उन बच्चों के, 10 बच्चों के। तो दैट मीन्स टोटल नंबर n जो है वो टोटल नंबर है 10 बच्चे 10, एंड यहाँ पर मीन क्या होगा सिग्मा x। तो हमने इन सभी को जोड़ा है, जितने भी स्कोर्स हैं उन सबको जोड़ा है, तो सिग्मा x आपका निकला 281 डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पर 10 था, दैट मीन जो निकला है वो 28.1 है। अब हम बात करते हैं जब मीन कैलकुलेट किया जाएगा ग्रुप्ड डेटा से। अब ग्रुप्ड डेटा से जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप डेटा का मतलब होता है जहाँ हम क्लास इंटरवल्स का यूज़ करते हैं, उसको हम लोगों ने उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बना रखा है और उसमें क्लास इंटरवल्स को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 सिचुएशंस में मीन का प्रयोग किया जाता है। जब से सबसे पहला है व्हेन द स्कोर्स एंड द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, जब स्कोर दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। दूसरा, जब डेटा को अरेंज किया गया है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जहाँ पर कि आपने क्लास इंटरवल्स भी दिए हैं और फ्रीक्वेंसी भी दिए हैं। और तीसरा है जब डेटा को सिमिलर, जैसे पॉइंट 2 में हमने डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास इंटरवल्स है, फ्रीक्वेंसीज भी दिए हैं। यहाँ पर जो तीसरा मेथड है, यहाँ पर हम अज्यूम्ड मीन मेथड से भी इस मीन को निकाल सकते हैं। इसको शॉर्ट मेथड भी कहा जाता है। तो मीन निकालने के ये 3 तरीके जो कि ग्रुप डेटा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको हम एक एक करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मीन व्हेन स्कोर्स एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। जैसे पहले बात की है कि पहला पॉइंट है जहाँ स्कोर्स भी दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसीज भी। यहाँ पर स्कोर्स दिए गए हैं 25, 31, 33, 42, 46, 51, 55, 58, 60, 72, और ऐसे ही उसी के ठीक सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। जैसे हमने पहले बात करी है, यहाँ पर मीन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मीन = सिग्मा fx अपॉन n। तो यहाँ पर हम fx का मतलब क्या रहेगा, जो स्कोर्स x है उसके साथ में उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 × 3 = 75, 31 × 7 = 217। तो ऐसे करते हुए हम लोग इन fx निकालेंगे और इन fx का टोटल करेंगे जिसका आएगा सिग्मा fx। सिग्मा fx जो आ रखा है वो है 2583। तो यहाँ पर मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा fx अपॉन n। यहाँ पर n कितना था, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी 60। तो सिग्मा fx इज़ 2583 अपॉन n, दैट इज़ इक्वल टू 43.05। तो ये ग्रुप्ड डेटा में जहाँ पर हमारे पास में स्कोर्स हैं और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब दूसरा इसमें आया जहाँ पर ग्रुप्ड डेटा में जब हमारे पास में क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं। तो ग्रुप्ड डेटा में जब क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और साथ साथ में फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हैं, तो हम इसको बिल्कुल उसी फॉर्मूले से, जैसे अभी पहले भी यूज़ किया हमने, सिग्मा fx अपॉन n, इस तरीके से ही निकालेंगे। यहाँ पर सिग्मा जो fx है वो होगा f × x। अब यहाँ पर f क्या है,
एफ इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, एक्स रहेगा आपका मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, और एन है आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस जो कि सिग्मा एफ के बराबर होता है। अब अगर हम लोग इसको एक उदाहरण के तौर पे लें तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। क्लास इंटरवल्स जो दिए गए हैं वो हैं 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं 4, 6, 8, 14, 10, 5, 3। अब हम इन जो क्लास इंटरवल है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो 10 और 14 का मिड पॉइंट आएगा 12, 15 और 19 का मिड पॉइंट आएगा 17। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 24 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 12। इस तरीके से आप मिड पॉइंट्स निकालेंगे, उस जो भी क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। अब इस मिड पॉइंट के साथ जो x दिया गया है उसके साथ आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका fx निकलेगा। दैट मीन्स 4 इंटू 12 इज़ 48, 6 इंटू 17 इज़ 102। ऐसे करते हुए आपने fx निकाला और आप टोटल करेंगे सिग्मा fx को, जो आया 1335, एंड n इज़ इक्वल टू 50, जो कि सिग्मा f होता है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज़ n 50। आपने जो मीन का फॉर्मूला था वो था सिग्मा fx अपॉन n, दैट इज़ इक्वल टू 1335 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज़ 26.7। अब ये तो हम लोगों ने इस तरीके से निकाला जहाँ हम इसमें मिड पॉइंट्स ले रहे हैं क्लास इंटरवल का। एक और तरीका है जिसको हम एज्यूम्ड मीन के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें जो इससे प्रीवियस वाला जो मेथड हमने निकाला है वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है, तो इसके लिए हम एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें खासकर अमूमन हम एज्यूम्ड मीन के माध्यम से ही मीन को निकालते हैं। यहाँ पर लेंथी कैलकुलेशन जैसे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में था, उसको अवॉइड करने के लिए भी एज्यूम मीन के थ्रू हम लोग मीन को निकालते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम लोग मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं एज्यूम मीन मेथड से। यहाँ पर मीन का फॉर्मूला हो जाएगा एज्यूम मीन AM प्लस सिग्मा FD अपॉन n इंटू क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन AM, F इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसीज, D होगा डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, N टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और CI इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। अब इसको गणना करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप एज्यूम मीन को कैलकुलेट करते हैं। एज्यूम मीन बेसिकली आप उस मिड पॉइंट को लेते हो जिसमें कि सबसे हाईएस्ट, जिस क्लास इंटरवल में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसी को ये मिड पॉइंट को आप एज्यूम्ड मीन मानते हैं। सेकेंड स्टेप रहेगा कि आप मिड पॉइंट ऑफ क्लास को भी निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ क्लास कैसे होगा? लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2। इसके अलावा स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन। डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो भी मिड पॉइंट है उस पर्टिकुलर क्लास का, उससे आप एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे अपॉन साइज ऑफ द क्लास। एंड स्टेप 4 इज़ find out multiplications of frequencies and corresponding deviation and place the obtained value in the column headed by FD। साथ ही साथ फिफ्थ स्टेप है find the sum of column sigma FD, and sixth is apply the formula। जो फॉर्मूला दिया गया है AM प्लस सिग्मा FD अपॉन n इंटू CI। तो अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है जिसमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब यहाँ पर आपने उन क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट निकालना है। जैसे 10 और 14
इसका मिड पॉइंट 12, 15, 19, इसका मिड पॉइंट 17 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप मिड पॉइंट निकालेंगे जिसको डिनोट किया है x से। अब आपने ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम को एज्यूम मीन किसको मानेंगे, जैसे पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया, बताया, समझाया कि एज्यूम मीन वो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 10 क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है 32, 34, जिसका मिड पॉइंट आया है 32। दैट मीन्स यहाँ पर एज्यूम मीन क्या रहेगा, 32। इसके साथ साथ n यहाँ पे रहेगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 40। अब यहाँ पे डेविएशंस निकालेंगे d। अब डेविएशन क्या रहेगा, जैसे जो भी एज्यूम्ड मीन है, जो जिस क्लास कॉरस्पॉन्डिंग क्लास के साथ हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए 50 to 54, इसका मिड पॉइंट है 52। 52 में से आपने एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। तो 52 में से एज्यूम्ड मीन को माइनस किया, दैट इज़ 52 माइनस 32, दैट इज़ आपका आया है कितना, 20। और यहाँ पर आपकी जो क्लास इंटरवल है वो कितने साइज़ की है, क्लास इंटरवल 50 to 54 में देखिए 50, 51, 52, 53, 54, दैट मीन्स क्लास इंटरवल की साइज़ कितनी है आपकी 5, राइट। तो यहाँ पर आपका डेविएशन कितना निकलेगा, यहाँ डेविएशन आएगा आपका मिड पॉइंट x माइनस AM डिवाइडेड बाय क्लास साइज़, तो वो निकला आपका +4। ऐसे ही दूसरी वाली 45 to 49 में आपका निकला है +3 एंड सो ऑन। इसके बाद आप इस डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, फ्रीक्वेंसी को, तो निकलेगा आपका FD। दैट मीन्स 4 into 2 इज़ 8, 3 into 3 इज़ 9 एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए आप फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। और जो आपकी मीन का जो फॉर्मूला था, दैट वाज एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन n इंटू CI क्लास इंटरवल जो है आपका। तो यहाँ एज्यूम मीन कितना लिया आपने 32 प्लस सिग्मा FD आपका निकल आया है 10 अपॉन n है आपका 40 अपॉन 40 इंटू क्लास इंटरवल है आपका 5। तो आपने इसको कैलकुलेट किया और आपका निकल के आएगा 33.25 आपका आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं कि मीन के क्या यूजेस हैं। बेसिकली मीन को कहा जाता है, ये एक मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रत्येक वैल्यू या प्रत्येक स्कोर जो है उसको हम ले रहे हैं ताकि हम मीन को कैलकुलेट कर सकें। और मीन को इसलिए रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें रिलायबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मीन हमें प्रोवाइड करता है एक क्लियर आइडिया कि कैसे जो स्कोर्स हैं वो वेरी करते हैं आपकी सेंट्रल वैल्यू से। और मीन को यूज़ करते हैं हम लोग कब, जब डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सिमेट्रिकली, मतलब स्क्यूड नहीं है। साथ ही साथ दूसरा, जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक किसी सैम्पल का सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी जानना चाहते हैं तभी भी हम मीन का यूज़ करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी विद ग्रेटर स्टेबिलिटी इज़ वांटेड, तभी हम मीन का यूज़ करते हैं। जब हम दूसरे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशंस को, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस को, और इन्फ्रेंशियल पर्पसेस के लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए मीन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ग्रुप परफॉर्मेंसेस को भी कैलकुलेट किए जाते हैं एक्यूरेसी के साथ, प्रिसिशन के साथ में, कंपेयरिंग द इंट्रा एंड इंटर ग्रुप स्टूडेंट्स, इसके बीच में भी, इंटर ग्रुप के बीच में भी, इंट्रा ग्रुप स्टूडेंट्स के बीच में भी कंपेयर करने के लिए मीन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर मीन के हम कुछ लिमिटेशंस को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मीन में हम सारे स्कोर्स को यूज़ कर रहे हैं, सारे स्कोर्स की वैल्यू होती है जब हम मीन का कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक सिंगल एक्सट्रीम स्कोर है
तो वह मीन के वैल्यू को इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे मान लीजिए डेली वेजेस है 5 लोगों की दी गई है एक उदाहरण के तौर पे कि किसी का 100 है, किसी का 150, किसी का 170, किसी का 160 और किसी का, और जो 5वां व्यक्ति है उसका 3000 दे रखा है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज मीन जो निकल के आया है वो 716 है। तो ये किस वजह से आया है, क्योंकि इसमें जो वही 5वां व्यक्ति था उसकी एक्सट्रीम स्कोर के कारण ग्रुप का एवरेज भी बहुत चेंज हो गया। इसलिए जो व्यक्ति को 100 रुपये मिल रहे हैं या 150 मिल रहे हैं या 170 मिल रहे हैं, 160 मिल रहे हैं, उसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसका एवरेज 716 है। तो ये जस्टिफाइड नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो स्कोर्स रहते हैं वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं मीन वैल्यू को। साथ ही साथ यहाँ पर कितने सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि मीन हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जैसे अबव एग्जाम्पल जो मैंने दिया है आपको, यहाँ से हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जब इक्वल सारे वैल्यूज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं तभी हम मीन को कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर वहाँ पे सारे वैल्यूज़ एक्सट्रीम्स में होंगे तो वहाँ पर जो भी रिज़ल्ट आएगा वो जस्टिफाइड नहीं रहेगा, मीनिंगफुल नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका नाम है मीडियन। बेसिकली मीडियन किसे कहेंगे? मीडियन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज़ बिलो एंड अबव विच लाई एग्जैक्टली 50% ऑफ द केसेस। जब हम डेटा को ऑर्डिनल स्केल में लेते हैं, जब स्कोर्स ऑर्डिनल स्केल में हैं, जैसे प्रीवियस भी बात किया कि जो स्केल को यूज़ किया जाता है अगर वो ऑर्डिनल है, अगर हमने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो बेसिकली मीडियन जो रहेगा वह मिड पॉइंट रहेगा उस सीरीज़ का। वो जो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर रखा है उसका वो मिड पॉइंट रहेगा, जिसके ऊपर और नीचे एग्जैक्टली 50% जो केसेस रहेंगे वो लाई करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि मीन में हम स्कोर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि मीडियन में हम नंबर ऑफ़ आइटम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। मीडियन में मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि जब हम मीन को कैलकुलेट करते हैं तो स्कोर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जबकि जब हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ़ आइटम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम और इसमें बात करें तो मीडियन क्या है? मीडियन इज़ डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन एनी सीरीज़ एंड नॉट एज अ स्कोर और एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी जान लें कि मीडियन एक पॉइंट है इस सीरीज़ का, वो कोई स्कोर नहीं है, ना ही पर्टिकुलर मेजरमेंट का कोई स्कोर है। और जो स्कोर्स होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इनडायरेक्टली उसके साथ से, मीडियन के मदद से। अब यहाँ पर जो मीडियन है उसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमारे पास में अनग्रुप्ड डेटा भी रहेंगे और ग्रुप्ड डेटा भी रहेंगे, तो पहले बात करते हैं कि अनग्रुप्ड डेटा में हम मीडियन का कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मीडियन का कैलकुलेशन जब हम अनग्रुप्ड डेटा में करते हैं तो बेसिकली मीडियन का कैलकुलेशन जब किया जाता है तो उसके लिए सिंपल फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो यहाँ पे ये एक सिंपल फार्मूला दिया गया है, लेकिन केसेस ये भी हो सकते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स जो रहेंगे वो ऑड नंबर्स में हो। तो यहाँ पर इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे अगर हम लोगों ने लिया है कि एक उदाहरण आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्कोर्स दिए गए हैं, यहाँ नंबर ऑफ़ केसेस हैं 7, यहाँ ऑड में दिए गए हैं। तो यहाँ पर स्कोर्स दिए गए 9, 22, 32, 19, 12 एंड 26 एंड 15। तो यहाँ n जो है वो है 7, दैट मीन्स ऑड में नंबर ऑफ़ केसेस, आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो ऑड में है। तो आपने सबसे पहले अरेंज करना है कि उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होगा। तो जो भी ये रैंडम स्कोर्स दिए गए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लगाएंगे पहले। दूसरा है फिर आप फार्मूला यूज़ करेंगे मीडियन का, जो भी n+1 बाय 2th आइटम को आप यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद तब आप मीडियन स्कोर को उस आइटम से निकाल सकते हैं। तो पहले जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे हमने ये जो रैंडम हमारे पास में नंबर्स दिए गए थे, पहले इसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है 9, 12, 15, 19, 22, 26, 32।
मतलब छोटे से बढ़ते हुए के क्रम में। उसके बाद यहाँ पे n है आपके पास 7, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1/2th आइटम इन दी सीरीज़। तो यहाँ 7 n की जगह आपका आएगा 7 + 1/2, दैट मीन्स 8/2, दैट मीन्स 4th आइटम। तो 4th आइटम ऑफ द सीरीज़। अब आप इस सीरीज़ में चौथा नंबर पर कौन सा आइटम आ रहा है उसको देखेंगे। यहाँ पर पहला था 9, देन 12, देन 15, फिर 19, दैट मीन्स 4th आइटम कौन सा है, 19। तो यहाँ पर 19 आपका आ रखा है स्कोर। अब यहाँ पर ये मैंने जो बात की वो था आपका जब आइटम्स आपके पास में ऑड नंबर्स में रहेंगे। जब हमारे पास में इवन नंबर पे रहते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस होंगे वो अगर आपके पास में क्या है, इवन में दिए गए हैं, तो यहाँ पर सिंपल आपने वही स्टेप फॉलो करना है। यहाँ स्टेप पहला है कि अरेंज, आपने स्कोर्स को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आप फार्मूला को यूज़ करेंगे मीडियम को कैलकुलेट करने के लिए, और फिर उसके बाद मीडियम का स्कोर निकालेंगे उस पर्टिकुलर आइटम। यहाँ 8 स्कोर्स दिए गए हैं। इन 8 स्कोर्स को हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे ये स्कोर्स को अरेंज किया 9, 12, 15, 19, 22, 25, 26 एंड 32। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं n = 8, तो यहाँ मीडियम क्या कैलकुलेट हुआ है, n+1/2, दैट मीन्स 8 + 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 4.5th आइटम। दैट मीन्स यहाँ पर हमने 4th आइटम और 5th आइटम दोनों को लेना है। 4th एंड 5th आइटम कौन सा रहेगा, 9 इज़ फर्स्ट, 12 इज़ सेकेंड, 15 इज़ थर्ड, 19 इज़ फोर्थ एंड 22 इज़ फिफ्थ। तो 19 + 22 डिवाइडेड बाई 2, तो इन दोनों को लिया हमने, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 41/2, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 20.5। तो ये जब आपके पास में जो स्कोर्स रहते हैं या जो आपने नंबर ऑफ़ केसेस जो लिए हैं वो आपके इवन में हों। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप्ड डेटा में कैसे हम इस मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा में मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल एक फार्मूला दिया गया है कि मीडियन इज़ इक्वल टू L + n/2 - CFB अपॉन FM इंटू CI। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ग्रुप्ड डेटा है इसमें हम देखेंगे L यहाँ पर दिया जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। N इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, कितने केसेस हैं। CFB इज़ इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द मीडियन क्लास, और FM इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और CI इज़ साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, ग्रुप डेटा में कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहला है आप मीडियन क्लास जो है, मतलब जो द क्लास विच फॉलोज n/2th वैल्यू कैन बी सीन फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्लास जिसमें n/2th वैल्यू को हम ले रहे हैं उसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से देखनी है। सेकंड स्टेप रहेगा कि कैलकुलेट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तीसरा स्टेप, फाइंड आउट CFB, इट्स द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द मीडियन क्लास। स्टेप 4, फाइंड आउट FM, that is frequency, exact frequency of the median class. Step 5, find out the size of the class. Step 6, apply the formula to calculate median. अब यहाँ पर एक उदाहरण की मदद से हम इसको देखना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे पास में क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसीज़ दी गई हैं, और साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दी गई हैं। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स जो दिए गए हैं 40 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64 एंड सो ऑन करते हुए 90 to 94 तक है। इसके साथ में कॉरस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसीज़ दी गई हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 रहेगा। 2 के साथ नेक्स्ट वाला जो जोड़ेंगे 2 + 2 दैट विल बी 4, 4 + 4 दैट विल बी 8, 8 + 9 = 17, then 17 + 12 = 29 एंड सो ऑन करते हुए आप ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को लेंगे। अब यहाँ पे n/2
n/2 कितना रहेगा, 48/n, जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं उसको n कहते हैं। तो यहाँ आपकी फ्रिक्वेंसी जो निकल के आई है, टोटल फ्रिक्वेंसीज इज़ 48, तो n/2 रहेगा आपका 24। अब आपने ये देखना है कि जो 24 है वो आपकी कौन सी उसमें लाई करेगा। तो यहाँ पर कौन से वाली ग्रुप में लाई कर रहा है, उस मीडियम क्लास को देखना होगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से हम इसको देखेंगे। 24 किस में लाई करेगा, 29 वाले में। तो 29 वाले का आपका क्लास इंटरवल कितना दिया गया है, 65 to 69। तो यहाँ पर हमारे पास में, जैसे मैंने बताया था स्टेप 2 में आपने 0.5 को कम करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसकी लोअर 64.5। 65 था, उसमें से 0.5 आपने घटाया तो 64.5 आ गया। इसके साथ ही साथ CFB रहेगा आपका, उसका कितनी लोअर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस क्लास जिसको हमने मीडियम वाली जो क्लास थी उससे लोअर फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपकी 17। तो आपने CFB रहेगा आपका 17। यहाँ पर FM जो है दैट इज़ 12, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास है। साथ में क्लास इंटरवल है आपका 5। आप देख भी सकते हैं क्लास इंटरवल 5 है। अगर हर एक क्लास इंटरवल के डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करें तो वो 5 के इक्विवेलेंट आ रहा है। अब यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया था आपका L + n/2 - CFB अपॉन FM इंटू क्लास इंटरवल, तो इस फार्मूले में हमने इन सभी को लगाया। दैट विल बी 64.5 + 24 - 17 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 इज़ इक्विवेलेंट टू, जो आपका आंसर आया है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 67.42। तो ये ग्रुप्ड डेटा के कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि मीडियन का क्या यूजेस हैं। बेसिकली मीडियन को यूज़ किया जाता है जब आपके पास में कुछ स्कोर्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक हम ऐसा पॉइंट निकालने की कोशिश करें जहाँ से उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। और तीसरा, जब हम हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी स्क्यूड होगी, आपका जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण हम इसमें मीडियन को यूज़ करते हैं। अब इसके लिमिटेशंस भी रहेंगी। इसकी जो प्रमुख लिमिटेशंस हैं वो हैं, इंडिविजुअल स्कोर्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं मीडियन को कैलकुलेट करने में, और जब हमारे पास इंडिविजुअल स्कोर्स नहीं हैं तभी भी हम मीडियन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन को एक्यूरेट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं माना जाता है। साथ ही साथ हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जो मिड पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, इसके लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के लिए, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन के लिए भी हम लोग इसमें मीडियंस का यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करेंगे वहाँ पर मीडियन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर चौथा जो प्रमुख मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको कहते हैं हम लोग मोड। बेसिकली मोड में हम उस डेटा को लेते हैं जब डेटा नॉमिनल स्केल में होता है। डेटा क्लासिफिकेटरी टाइप का होगा, क्वालिटेटिव नेचर में होता है। हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, उसकी कैटेगरीज बनाते हैं अलग अलग हेड्स में और उसमें से फ्रीक्वेंसीज़ को ऑब्टेन करते हैं। और मोड क्या है, मोड इज़ एक्चुअली द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड आइटम इन द सीरीज़। तो मोड वह कहलाया जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसी को ही हम लोग मोड कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यहाँ पर स्कोर्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसीज़ दी गई हैं, तो आपने ये देखना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में है। तो सबसे ज़्यादा है आपकी 7। यहाँ पर आप इस अगर टेबल को देख पाएँ तो यह फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट जो है वो है 7, और वो किस में लाई कर रही है, 53। तो यहाँ पर जो मोड रहेगा वो आ जाएगा आपका 53। तो कहीं ना कहीं जब हम मोड को कंप्यूट करते हैं तो हम दूसरे स्कोर्स को ध्यान ही नहीं देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए मोड को एक तरीके से एक एक्यूरेट और रिलायबल मेजर
सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अदर स्कोर वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते हैं मोड को कैलकुलेट करने के लिए। और ये भी होता है कि एक से ज़्यादा मोड भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अनग्रुप्ड डेटा में अगर हम लोग मोड का कैलकुलेशन करते हैं, सिमिलर जैसे पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू देखा कि अगर हमारे पास में अनग्रुप्ड डेटाज में हम मोड को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको एम्पिरिकल या क्रूड मोड भी कहेंगे। मोड को सिंपल है कैलकुलेट करना, इसमें हम फ्रीक्वेंसीज़ को ध्यान में रखते हैं और अनग्रुप डेटाज़ में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो स्कोर आ रखा है उसको ही मोड कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक उदाहरण दिया गया है जहाँ 15 बच्चे हैं और उनके स्कोर्स दिए गए हैं 30, 32, 41, 45, 40, 32, 40, 45, 49, 57, 59, 60, 59, 45 एंड 65। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा स्कोर अकर हो रहा है? आई थिंक 3 बच्चों ने जो स्कोर किया है वो है 45। दैट मीन्स यहाँ पर जो 45 रहेगा वो रहेगा मोड। और ये भी जैसे पहले भी डिस्कस किया कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण जो ये सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है और वहाँ पे 20, 23, 15, 33, 41, 54, 38, 33, 23, 11, 10, 23, 51, 41, 50, 33, 45, 42, 15 एंड 38। इसमें फ्रीक्वेंसी जो स्कोर्स की है 23 एंड 33 की, दोनों ये 3 बार आए हैं और दोनों हाईएस्ट भी हैं। इसीलिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मोड्स भी हैं, तो इसीलिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाई मॉडल क्लास भी कहेंगे। ऐसे ही जिसमें 3 आ जाएँ, 3 मोड्स आ जाएँ तो वो ट्राई मॉडल भी हो जाएगा। तो जो मोड्स होते हैं वो ज़रूरी ये नहीं है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही मोड रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये ग्रुप्ड डेटा के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप्ड डेटा की कैलकुलेशन जो की जाती है वो एक इनडायरेक्ट मेथड से भी की जाएगी। जैसे इनडायरेक्ट मेथड के लिए मोड इज़ इक्विवेलेंट टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो वहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा वो है मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपको पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन का आपने मीडियन भी निकालना है एंड मीन भी निकालना है और आप उसको उस फॉर्मूले में फ़िट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, जैसे प्रीवियस मैंने आपको बताया था मीडियन किस प्रकार से निकाला जाता है, यहाँ पे मीडियन को निकाला गया है और उसके बाद में अगर हम इसको एज्यूम मीन के थ्रू मीन को निकाला गया है और मोड का जो फार्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और इस फार्मूले में जो भी मीडियन निकल के आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके दैट विल बी 3 मीडियन एंड मीन जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 2 मीडियन। तो 3 मीडियन में से 2 मीडियन मीन को माइनस किया तो आप इसके थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड है जहाँ पर कि आप मोड को मीन और मीडियन के माध्यम से निकाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसके अलावा एक डायरेक्ट मेथड भी होता है जहाँ पर कि मोड निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं दैट इज़ मोड इज़ इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल। यहाँ L इज़ इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, CI इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, F1 is equal to frequency of the model class, F0 is equal to frequency of the class preceding the model class and F2 is frequency of the class succeeding the model class। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक क्लास इंटरवल दिए गए हैं और साथ में फ्रीक्वेंसीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्लास मॉडल, जो क्लास जिसमें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो दिख रही है वो है 10 और उसकी मॉडल क्लास हो जाएगी आपकी 50 to 59। अब दूसरा है आपने लोअर लिमिट को ज्ञात करना है। तो लोअर लिमिट जब भी निकाला जाता है तो वो कंटिन्यूस सीरीज़ में निकालते हैं, इसीलिए हम उसको -5 कर देते हैं। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे लोअर लिमिट में निकालने के लिए -5 करेंगे और अपर लिमिट के लिए हमें +5 करना 0.5 करना पड़ता है।
तो लोअर लिमिट के लिए 0.5 को माइनस करेंगे, दैट विल बी आपका आएगा 49.5 इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। देन स्टेप 3 है इसमें कैलकुलेशन ऑफ एफ़। यहाँ पर F1 है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो कि 10 है, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10 F1। देन है आपका कैलकुलेशन ऑफ F0 द फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है उससे पहले वाली क्लास की, वो है 6, वो हो जाएगी आपकी F0। देन F2, तो F2 आपका क्या आएगा, वो फ्रीक्वेंसी जो कि उस मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास में है, तो वो आएगा आपका 7। और साइज़ ऑफ द क्लास है आपका 10। इस फॉर्मूला में अगर आप लगाते हैं तो आपके पास जो मोड निकल के आ रहा है वो है 55.21, दैट इज़ द मोड। अब हम बात करते हैं कि यूजेस क्या हैं मोड के। मोड को ये इस्तेमाल किया जाता है जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा फ्रीक्वेंटली अकर्ड आइटम है, और इसीलिए इसके माध्यम से हम सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं। दूसरा, जब हम क्विक एंड अप्रोप्रिएट एक प्रॉक्सिमेट मेजर निकालना चाहते हैं कि क्या निकल सकता है, अप्रॉक्सीमेटली कौन सा निकल सकता है, तो उसके लिए भी क्विकली अगर हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोड का इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी को जानने के लिए। और साथ ही साथ जब हमारे पास डेटा इनकम्प्लीट हो और स्क्यूड हो, मतलब वो सिमेट्रिकल ना हो डेटा, तभी भी हम लोग मोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या रहेंगी मोड की। लिमिटेशंस हैं, मोड कैन ओनली बी यूज्ड एज अ रफ एस्टिमेट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक रफली एस्टिमेशन है, इसको हम एक्यूरेट मेजर के तौर पे नहीं मानते हैं। दूसरा, इट मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन मोड इन डिस्ट्रीब्यूशन। एक से ज़्यादा मोड, जैसे पहले भी प्रीवियस हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन में, जबकि ये मीन और मीडियन के केस में नहीं हो सकता है। साथ ही साथ जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उस ग्रुप में वो डिफरेंट हो सकते हैं। देयर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ स्कोर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट मोड एज ऑल स्कोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मोड। मतलब अगर वो रिपीटेड हो रहे हैं सारे स्कोर्स, तो सारे स्कोर्स ही मोड के तौर पे आ सकते हैं। मोड इज़ ओनली अ क्रूड मेजर विच कैन बी ऑफ वैल्यू व्हेन अ क्विक एंड रफ एस्टिमेट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज रिक्वायर। जब हम रफ एस्टिमेशन चाहते हैं, क्विक एस्टिमेशन चाहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, तो उसके लिए हम मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये लास्ट जो स्लाइड है वहाँ पर हम कंपेयर करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड को। तो अगर हम लोग कंपेयर करें नेचर ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मीन में हम इक्वल इंटरवल स्केल का प्रयोग करते हैं, मीडियन में ऑर्डिनल स्केल का, एंड मोड में नॉमिनल स्केल का। कंसेप्ट की बात करें तो मीन जो है वो एक मिड पॉइंट है एक स्केल ऑफ मेजरमेंट में, और इसको हम ऑब्टेन करते हैं जब हम डिवाइड करते हैं सारे सम ऑफ स्कोर्स को बाय द टोटल नंबर। और मीडियन साथ ही साथ मीडियन है मिड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन का मिड पॉइंट, जिसके अबव एंड बिलो 50% ऑफ दी केसेस लाई। और साथ ही साथ मोड जो है वो स्कोर बताता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि बार बार अकर हो रहा है। एक्यूरेसी की बात करें तो सबसे एक्यूरेट रहेगा मीन, जो कि मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मीडियन जो है वो अप्रॉक्सीमेट मेजर है, अप्रॉक्सीमेटली हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं। और मोड जो है वो एक रफ एस्टिमेट है सेंट्रल टेंडेंसी को जब मेजर करते हैं। यूजेस अगर हम देखें तो मीन जो है इसको यूज़ किया जाता है ओनली व्हेन देयर इज़, जब सारे स्कोर्स जो होते हैं वह डिस्ट्रीब्यूशन के सारे स्कोर्स पता होने चाहिए, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। मीडियन का यूज़ किया जाता है जब हमारे पास में कुछ स्कोर्स हमें पता नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। और मोड भी कैलकुलेटेड जब हमारे पास स्कोर्स नहीं होते हैं, कुछ स्कोर्स नहीं हैं, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। और वैल्यूज़ हैं, देयर विल बी ओनली वन मीन इन द डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही मीन रहेगा। मीडियन भी एक ही रहता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, लेकिन मोड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।